हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल से स्वागत है। वनडे एग्जाम क्लासेस आज हम देखेंगे अवध। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं, हैदराबाद देखे हैं, बंगाल देखे हैं और केरल देखे हैं। आज देखते हैं अवध। अवध देखेंगे, एक नए राज्य की स्थापना होती है 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में, जब मुगल साम्राज्य अपनी स्थिति कमजोर कर लेता है, तब नए नए राज्यों का उदय होता है। तब नए राज्यों का उदय होता है, उसी से एक आपका अवध का उदय होता है। आज हम अवध को अच्छी तरह से देखेंगे। अवध में हम पहले देख लेते हैं कौन कौन शासन कब कब से कब तक किया था। तो देखते हैं, सबसे पहले से शहादत खान। शहादत अली खान 1722 से 1739 तक। अब देखते हैं दूसरा, सफदर जंग 1739 से 1754 था। अब इसके बाद आते हैं कौन? इनके पुत्र। कौन आता है? इनका पुत्र। सत्रह सौ चौवन से 1775 था। 1754 से 1775 था। इसके बाद आसुद्दौला। आसुद्दौला इनको देखेंगे 1775 से 1797। कब तक? 1797। एक चीज आपको बता दें, मतलब आप देखेंगे 1775 से 1797, इसके बाद कोई भी अवध का शासक नहीं बना। मतलब ऐसा कोई शासक नहीं था जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो। तो हम इसके बाद देखते हैं जो महत्वपूर्ण और अंतिम शासक थे। इनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, इनका शासन देखते हैं 1848 से 1856 तक, जब तक अवध को शासन में मिला नहीं दिया जाए। अब देखते हैं हम लोग शहादत खान के बारे में। इनका पूरा नाम था शहादत खान का, शहादत अली खान। इनके इनके पिता का नाम था मोहम्मद नासिर। क्या था? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर, इनके पिता का नाम था मोहम्मद नासिर। आप इनके पिता का नाम याद रखिए या ना याद रखिए, कोई जरूरी नहीं, किसी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दिया। आप एग्जाम के लिए जितना जरूरी है मैं उतना पढ़ा। आप कहेंगे तो इनका पीएचडी करा दूंगा, ये इनका पीएचडी करा दूंगा। सबके बारे में, मम्मी पापा, परिवार, कितने सदस्य, कौन कहाँ जन्म लिया, क्या था, सब कुछ बता दूंगा। पर एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है। आप कभी किसी आईएएस की कोचिंग का नोट्स उठा के देख लीजिएगा, कोई इतने डिटेल से कोई अच्छे से पढ़ाए। बुक की बात छोड़ दे, बुक में तो सभी कुछ लिखा रहता है। उसके बाद देखिएगा शहादत खान के मम्मी का, पापा का, या कहाँ से जन्म लिया, सब नहीं बताया। तो जितना एग्जाम पूछता है उतना ही पढ़ाते हैं। यहाँ तक आपकी आईएएस की कोचिंग का किसी का, चाहे विजन उठा लीजिए, चाहे दृष्टि का, किसी का कोचिंग का आप नोट्स उठा लीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग देख रहे थे शहादत शहादत खान का। हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी, इन्होंने क्या क्या काम किया और क्या मतलब ये आम जनता के लिए किया था। इन्होंने मुगल बादशाह के मुगल बादशाह
मुगल बादशाह थे जो दिल्ली में, तो इन मुगल बादशाह के दरबार में इन्हें 7,000 का मनसब प्राप्त था। हम उस दिन में बताए थे मनसब मतलब क्या होता है, तो हम आज नहीं बताएंगे। तो मुगल बादशाह तो 7,000 का मनसब, कहीं कहीं इन्हें 6,000 का मनसब भी मतलब कहीं कहीं कुछ स्रोतों में कहते हैं कि 6,000 का भी मनसब 7,000, कहीं कहीं 6,000 भी। तो मतलब अगर आएगा वो पूछा नहीं जाता, फिर भी बता देते हैं, हो सकता है पूछा ही जाए। तो कहीं कहीं 6,000 की इनकी इनकी देखते हैं इनकी 5 पुत्रियां थी। आप मत याद रखिएगा, 5 पुत्रियां नहीं पूछेगा कितनी पुत्रियां थी, कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन इनकी 5 पुत्रियां थी। इसलिए पुत्रियां बता देता हूँ कि आगे चल के आपके काम आएगा। इसमें सफदर जंग जो है इनमें आपको काम आएगा आगे चल के, इसलिए बता दिया पुत्रियों के बारे में। अब आगे देखते, अब ऐसे तीर बनाइएगा। अब देखते हैं 1723 में इन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। क्या काम किया था? बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त। भूमि बंदोबस्त लागू किया था। भूमि बंदोबस्त इसलिए लागू किया कि जो बड़े वहां के जमींदार थे, जिनके पास मान लीजिए 50 बीघे की खेती थी, 50 बीघे की खेती थी, तो उसमें तो जैसे छोटे किसान थे, उन्हें पास उन्हें जमीन नहीं थी, तो बड़े किसान परेशान करते। आप देख लीजिए, जब अंग्रेज आए थे शासन करने के लिए, तो आप देखते हैं जो जमींदार थे, मतलब अपनी जो अंग्रेज थे जमीन रहती थी, तो जमींदारों को दे देना, कहीं से लाके किसान देते थे। आइए आगे देखते हैं। तो देखते हैं छोटे छोटे जो किसान जब अंग्रेज आते हैं तो मतलब जमीन का नीलामी कराते हैं कि हम इतने करेंगे, आपके पास इतना नीलामी है तो लीजिए। जमींदार भी परेशान, उनके पास भी कोई मतलब चारा है नहीं। अगर आप उतनी जमीन ले लिए हैं, मैंने मान लीजिए 1 बीघा नीलामी करके कोई जमीन ले लिया, अब किसान को बोने के लिए दिया, तो मैं उसी हिसाब से दूंगा ना, मुझे बेनिफिट हो। इसीलिए शहादत खान ने क्या किया, आम किसानों के फायदे के लिए इन्होंने रेन्यू सेटलमेंट सेटलमेंट लागू किया 1923 में। इन्होंने रेन्यू सेटलमेंट किया, जिससे आम किसानों को या छोटे किसानों को, जो उनके ऊपर प्रताड़ित कर रहे थे जमींदार, उनको फायदा हो। तो इसलिए उन्होंने 1923 में, आप बनाइएगा, ये कोष्टक में कर लीजिएगा। अब आते हैं इनकी दूसरी। अब अवध क्षेत्र देखते हैं कि मतलब गंगा जी का क्षेत्र है, वहां पे बहुत ही अच्छी खेती होती है। मतलब वहाँ के नहरें, सिंचाई, मतलब वहाँ की भूमि इतनी अच्छी है कि वहाँ पे अनाज मतलब अच्छी पैदावार होती है। तो आप वहाँ कह सकते हैं गंगा नदी का जो था, सादत खान ने या फिर वहाँ के जो लोग निवासी थे, बहुत ही अच्छा खासा उपयोग किया। अब इनका हो गया, इनकी कोई विशेषता नहीं थी। एक यहाँ पे और देख लेते हैं, जो अवध क्षेत्र था, उत्तरी भारत से जो उत्तरी भारत से पश्चिमी बंगाल की ओर जो व्यापार होता था, मतलब आप देखिए उत्तरी भारत से और सिर्फ पश्चिम बंगाल जो रास्ता जाता था, वो अवध से होकर जाता था व्यापार के लिए। बस ये इनका बिन होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं सफदर सफदर जंग। इनकी इनकी देखते हैं कि ये शहादत खान के क्या थे, इनके भतीजे थे। और इनकी तो एक भी पुत्र थे नहीं, इनकी सिर्फ 5 पुत्रियां थी। बड़ी वाली पुत्री थी, इनका मतलब प्रेम हो जाता है तो आपस में शादी कर लेते हैं, तो ये इनके दामाद हो जाते हैं। ये इनके सफदर जंग इनके दामाद रहते। दामाद होने की वजह से इनके भतीजे भी थे, इनके कोई पुत्र थे ही नहीं, तो ये इनको अपना पुत्र मान लेते हैं, इनका दामाद रहता है। तो ये बन जाते हैं यहाँ के नए नवाब। क्या बन जाते हैं? नए नवाब। अब इनकी खासियत देखते हैं। सफदरजंग दो काम किए थे। एक काम किए थे जो लखनऊ नवाबी है। क्या है? लखनऊ। लखनऊ नवाबी है, उसमें कहते हैं कि मतलब आप वहां के जाते हैं, जो कल्चर है लखनऊ में, पहले आप या जो सजा या मतलब इनका जो कल्चर है, वो इन्होंने बढ़ावा दिया।
इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। और इनकी 1700 मतलब इनकी विशेषताएं डालिएगा, बहुत ज्यादा गुच्छी गुच्छा हो गया है। इनकी विशेषताएं में एक लखनऊ लिखिएगा, लखनऊ नवाबी वाली। और इनकी दूसरी विशेषता थी 1748 में इन्हें मिलता है वजीर। क्या मिलता है, वजीर की उपाधि। वजीर की उपाधि देते मुगल बादशाह शाह आलम रहते हैं। मुगल बादशाह वजीर की उपाधि देते, इसीलिए कहीं देखेंगे सफदरजंग वजीर भी कहते हैं। तो और ये इन्हें इलाहाबाद का प्रांत मिल गया था। इलाहाबाद का प्रांत मिल गया जब देखेंगे 1765 में बक्सर के युद्ध में, तब इलाहाबाद प्रांत देखेंगे अंग्रेजों को चला जाता है, तो उसी समय इनको मिला था। ये आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं। 1748 में वजीर की उपाधि मुगल बादशाह शाह आलम ने दी थी। अब आइए हम ये सुजाउद्दौला के बारे में देखते हैं। सुजाउद्दौला इनका क्या परिचय है, ये क्या थे, इनके पिता कौन थे, सिर्फ ये जान ले, ये इनके पुत्र थे। क्या थे, इनके पुत्र थे। इनका दो विशेषताएं हैं। एक विशेषता में देखेंगे 1761 में जब युद्ध होता है, 1761 में जब पानीपत का तटीय युद्ध होता है, तो वहां पे मराठा वर्सेस शाह अब्दाली के बीच में होता है। शाह अब्दाली के बीच में, तो ये क्या काम करते हैं, ये इनका पक्ष लेते हैं। आप जानते हैं इतिहास का 1761 का अगर युद्ध ना हुआ होता, आज इतिहास भारत का कुछ और होता, क्योंकि मराठा उसमें इतने मजबूत थे, शायद अंग्रेज भारत पे शासन न कर पाते, स्थिति कुछ और होती। लेकिन अब इनका सुजाउद्दौला सपोर्ट किए। 1761 के युद्ध में मराठा हार, मतलब इतनी बुरी हार हुई थी, इतिहास की सबसे बड़ी अब हार मान सकते मराठाओं को क्या, पूरे भारत की। शायद मराठा उस समय ना हारता तो स्थिति कुछ और होती। और उसके बाद दूसरी खासियत इनकी देखा, युद्ध होता है मीर कासिम का अवध के नवाब रहते हैं, और फिर मुगल बादशाह रहते हैं, मीर कासिम रहते हैं, तो सिराजुद्दौला, ये आप आपस में एक रहते हैं। तो ये भी साथ देने के लिए मीर कासिम का साथ देते हैं वर्सेस अंग्रेजों को भी। आप जानते हैं अगर 1764 बक्सर का युद्ध भारत पराजित ना हुआ होता, मतलब क्लासिक युद्ध, चलो हार गए, मीर जाफर उस तरफ चले गए, अंग्रेजों की तरफ धोखाधड़ी किया, वो तो समझ में आता है कि मतलब सिराजुद्दौला क्या करे, अकेले रह गए। लेकिन 1764 का युद्ध हारना मतलब भारत पे का अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आप देखते हैं अवध ले लेते हैं आपका, और यहाँ के इलाहाबाद का प्रांत ले लेते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं आसुफदौला, इनकी मतलब ये इनका क्या खासियत था, या इनका क्या, ये इनका यही था कि इनके पुत्र सुजाउद्दौला के पुत्र थे, कुछ नहीं था, इनके पुत्र थे। तो देखते हैं इनकी क्या खासियत थी। इसमें देखते हैं ये एक काम होता है, आप देखेंगे फैजाबाद से राजधानी लखनऊ कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, लखनऊ आप जानते भी, इन्होंने काफी सपोर्ट किया था। लखनऊ नवाबी की जो शैली है, इन्होंने काफी मतलब प्रोत्साहित किया था, तो इसलिए लखनऊ कर देते। और दूसरा इनकी खासियत देखेंगे इमाम बाड़ा, क्या नाम है, इमाम बाड़ा बनवाए थे, बस इनकी और कुछ खासियत दो ही काम है। एग्जाम के लिए आपके पर्पज से यही है, बाकी तो अगर मतलब ढेर सारी बातें, पर हमें एग्जाम के लिए देखना है। कोई भी एग्जाम हो आपका हो जाएगा, बस एग्जाम के पर्पज से देखना। बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए कि इनके पुत्र कितने थे, पुत्रियां कौन थी, क्या कितने थे, तो कमेंट करिएगा, फिर हम पढ़ा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं एग्जाम पर्पज से पढ़ा रहा हूँ इस समय। इसके बाद देखते हैं 97 मतलब 1775 97। उसके बाद देखते हैं 1848 से 56 है। इसके बीच में कई शासक हुए थे, जो कि आप जानते हैं इतिहास में जिनका महत्व नहीं होता, उनका स्थान ही नहीं होता, कोई वैल्यू, जब एग्जाम भी नहीं पूछता तो हम बताते भी नहीं, और मतलब कोई उनकी वैल्यू नहीं, मतलब इतिहास मतलब जो बिना आए चले गए, जैसे हम है आप है, अगर कुछ अच्छा काम कर गए तो ठीक है, आपका नाम दर्ज कर लेंगे।
अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का नाम दर्ज हो जाएगा, हम आप कितने आते जाते चले जाते कोई मतलब नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री भी नहीं, देखिए आपका नाम दर्ज हो जाएगा। कुछ अच्छा करिए। वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह देखती है ये अवध के अंतिम शासक रहते हैं। क्या रहते हैं? अवध के अंतिम शासक। अवध के अंतिम शासक रहते हैं। तो एक रिपोर्ट आती है क्या ब्रिटिश सरकार उस समय अंग्रेज के जो गवर्नर होते हैं उनका नाम रहता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी अंग्रेजों के गवर्नर रहते हैं, वायसराय रहते हैं। हम देखते हैं कि इनके पास एक रिपोर्ट आती है, मतलब वहाँ के मतलब सरकार के पास भेजी जाती है, आपके मतलब गवर्नमेंट के पास, अंग्रेजी गवर्नमेंट के पास, हम सरकार भी बोल सकते हैं, सरकार के पास भेजी जाती है। तो वहां से आती है आउटरम रिपोर्ट। आउटरम रिपोर्ट मतलब डलहौजी पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके अनुसार मतलब अपने से मतलब कुछ कमियां उमियां देखते हैं, तो कुछ कमियां तो रहती है, उसको कमियां खोजते रहते हैं। इस कमियां खोज के फिर उन्हें कुशासन के आधार पे, कुशासन आप लिख दीजिएगा, कुशासन के आधार पे डलहौजी ने 1856 में कुशासन के आधार पर, अरब नीति के तहत कुशासन के आधार पर कब्जा कर ले। तब यहाँ से 1700 से याद आता है, 1856 में यहाँ से अंग्रेजों का शासन हो गया। जब हम यूरोप, अब इसके बाद देखेंगे हम मैसूर देखेंगे और आगे देखेंगे मराठा देखेंगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब यूरोपियों का आगमन है, तब वहां पे हम बताएंगे तब आएगा कुशासन किस प्रकार, मतलब जब उनकी नीतियों को पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं, तो उसके आगे जिससे इसलिए पढ़ाएंगे जिससे आपको अवध के बारे में जानकारी रहे कि अवध का कौन संस्थापक किया था, कौन था, कौन कौन शासन किया था, आपको पढ़ने में आसानी हो, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। और आज के लिए इतनी क्लास, धन्यवाद। चलिए अगली क्लास में हम लोग